हेलो प्यारे छात्रों, मैं मोहित शर्मा सर्वोत्तम करियर पाथ में आपका स्वागत है। पहले ये बताएं बच्चों, एसएससी जीडी की जो 45,000 वैकेंसी आई है उसकी जंग चल कैसी रही है। अब आशा करता हूँ बहुत खतरनाक चल रही होगी, क्योंकि आगामी माह में ही तो पेपर है मेरे लाल। नया साल मनाएंगे अगली बार जब वर्दी चढ़ी होगी सीने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर बात समझिए। अब तक हमने मैथ के सारे वीडियोस डाले हुए हैं। ठीक है, आप आशा करता हूँ आपको सब अच्छे लग रहे होंगे। कमेंट करके बताइए कि आपको कोई भी चीज समझ में आए, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, जिससे बहुत प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, और इसी के आधार पर जैसे हमने पिछले वीडियो में किए कि सबके जो लास्ट टाइम में एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके पीछे का रीजन आपको पता है। मैं हर वीडियो में बताता हूं कि आयोग प्रश्न पूछ किस वजह से रहा है, क्योंकि पता तो है हमें कि वो कैसे होता है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि वो लैंग्वेज क्या है, उस लैंग्वेज में हम फंस रहे हैं या नहीं फंस रहे हैं, तय समय सीमा में हमसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर हम करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर शब्द एक लिखा हुआ है, शब्द को बहुत ध्यान से समझिए। पहले मैंने बोला कोई भी चैप्टर हो, चैप्टर को बहुत ध्यान से, यहाँ पर शब्द लिखा हुआ चक्र। चक्र का मतलब होता है एक साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, मतलब यहां से चली और वापस एक जगह पर कंप्लीट हो गई, फिर वापस एक लैप लगा के आई। ठीक है, इस बात को समझिए। तो मैंने एक छोटी सी बात बताई थी जब हमने बट्टा पढ़ा था, तो बट्टे में मैंने एक छोटी सी बात आपको क्या बताई कि बट्टा में एक छोटी सी बात ये बताई थी कि यहां पर क्या था, सक्सेसिव लिखा था। सक्सेसिव यानी कि सक्सेसिव का मतलब होता है क्रमागत। यानी कि मैंने दो चीजें बताई थी कि क्रमागत या तो कोई चीज बढ़ सकती है या कमी हो सकती है। भाई क्रमागत अगर कोई चीज कमी हो रही है तो जाहिर सी बात है वो बट्टा था, जिसमें हम समतुल्य बट्टा यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट की बात कर रहे थे। अगर वही चीज अगर बढ़ जाए यानी कि उसमें वृद्धि हो जाए, अगर उसमें वृद्धि हो जाए तो वो बन जाती है चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज की कंडीशन तो हम समझ पाए कि ब्याज की कंडीशन हमें मिली कहां से, साधारण ब्याज में हमने इस चीज को बहुत प्रिसाइज मोड पे समझा था। तो बट्टा में हमने एक छोटी सी बात ये देखी थी कि अगर कोई प्रतिशत है तो यहां पर शब्द क्या लिखा होगा। जैसे साधारण ब्याज में क्या लिखा होता था कि 20% वार्षिक साधारण ब्याज पर, यह शब्द लिखा हुआ था। अब यहां पर शब्द यह लिखा होगा कि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए दोनों में डिफरेंस है। अगर ये लगेंगे तो हमारा फॉर्मूला वही वाला लगेगा PRT/100। ठीक है, जो हर जगह समान रहेगा, लेकिन ये समान नहीं होगा, इस बात को समझिए। 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आपको गिवन है। ठीक है, अब कैसे समझते हैं चीज को, क्योंकि इसमें क्रमागत बोला गया है कि मतलब कैसे होगा। हम मान लेते हैं कि हमारा जो धन है P वो 100 रुपए है, मान लिया। R प्रतिशत की जो वैल्यू है वो हमने 20% ही ली है, लेकिन 20% हमने लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर। अब T अगर हमें दे देता है 2 साल के लिए, बहुत ध्यान समझिए, 2 साल के लिए अगर हमसे देता है तो हमसे बहुत सारी चीजें पूछेगा, और हमसे ये पूछ ले कि भाई CI कितना होगा, और सीधे हमसे ये बोल दे कि भाई मिश्र धन यानी कि A अमाउंट भी कितना होगा। अगर हमसे, तो पहले हम ये समझते हैं कि क्या, तो इसका मतलब ये है कि भाई पहले साल के लिए भी आपका 20% ब्याज दर है और दूसरे साल के लिए भी 20% ही ब्याज दर है, यानी ब्याज दर चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ब्याज दर चेंज भी करा सकते हैं। ये ब्याज दर का मतलब ये है कि यहां पर 10% और 20% भी कर सकते हैं, लेकिन हम पहले समझते क्या। तो पहला जैसे हमने बट्टा में किया था, अब यहां पर क्या है, यहां पर वृद्धि है, इसका मतलब क्या है, यहां पर प्लस होगा, कमी में हम माइनस कर रहे थे, इस बात को समझिए। अब 100 रुपए है तो पहले हम क्या करेंगे, 100 रुपए को एट द रेट किस पर निकालेंगे, 20% पे। तो कैसा तरीका है कि 100 प्लस 100 गुणा 20/100, प्रतिशत में 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, तो ये हमारा कितना हो गया, 120 रुपए। यानी एक साल के अंत में आपको 120 रुपए हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम पर उसने बोला चक्र यानी कि ब्याज। अब यहां पे चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसका मतलब ही ये होता है कि ब्याज पर ब्याज, यानी कि जो ब्याज से लगी हुई राशि होगी उस पर फिर ब्याज मिलेगा आपको। इसका मतलब ये जो राशि है, इस राशि में ब्याज छुपा हुआ है, इसका मतलब इस पर ब्याज है, तो इस राशि पर हमें फिर से चाहिए। तो अब हमें 100 पर नहीं, अगर 100 पर चाहिए होता तो वो साधारण ब्याज होता। यहां पर 120 रुपए पे फिर से आपको कितनी दर लेनी है, 20%। तो अब 120 रुपए पर 120 गुणे 20/100, ये जीरो कटा और ये जीरो कटा, तो 120 प्लस 12 दूनी 24, इसका मतलब 144 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि 2 साल के अंत में, यानी कि ये 100 रुपए वाली जो चीज है,
वो 100 रुपए वाली चीज ये 2 वर्षों में, ठीक है, और यहाँ पर 20% वार्षिक साधारण चक्रवृद्धि ब्याज से लेकर ये हो जाती है 144, ठीक है। 2 साल यानी 100 रुपए वाली चीज अब आपकी कितनी हो गई, 144 हो जाती है। इसका मतलब क्या है, 100 रुपए वाली चीज अब आपको कितनी होगी, 144। इसका मतलब ये हो गया मूलधन और ये हो गया आपका मिश्रधन, और इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा 144 माइनस के 100, ये हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज, ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। कैसा लगा मेरा मुजस्सिमा? आई थिंक अच्छा लगा होगा कि 100 रुपए वाली चीज 2 सालों में कितनी हो गई, 144। इसको थोड़ा सा अच्छा कर दें, बहुत मजा आएगा। देखो मैंने आपको क्या बोला, आप बैंक में गए थे, आप बैंक में जाते हो, बैंक में गए और बैंक में आप रुपए कितना लेकर गए, बैंक में रुपए लेकर गए थे आप 100, बैंक में आप रुपए कितना लेकर गए 100। आपको पहला साल और दूसरा साल, यही था पहला साल और दूसरा साल, तो पहले साल में 20% मान लेते हैं, फिर बाद में मैं प्रतिशत को तोड़कर इसको सिखाता हूं। 20% तो 100 रुपए पर ही तो है, ये मूलधन है पी, तो मूलधन पर ही तो आपको मतलब ब्याज मिलेगा ना। तो इसका मतलब क्या है, 100 पर 20% कर देंगे तो 20/100 पर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20, ठीक है। उसी तरीके से 20 यहां पर भी आ जाएगा। अब लेकिन ये पहले साल का जो है फर्स्ट ईयर, ये जो रुपए आए हैं हमारे, ये पहले साल का ही, पहले साल का एसआई भी है और साथ में सीआई भी है, क्योंकि इससे पहले तो कोई ब्याज दिया हुआ नहीं है ना, इससे पहले कोई साल है, यानी कि पहले साल का एसआई और सीआई बराबर होता है। इस बात को समझिएगा, पहले साल के लिए एसआई और सीआई दोनों बेटा मेरे बराबर होते हैं। जब दूसरे साल पर जाएंगे तो दूसरे साल पर जैसे ही जाएंगे तो मैंने बोला है ब्याज पर ब्याज, उसी को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इसका मतलब जैसे ही दूसरे साल पर जाएंगे तो ये तो ऑलरेडी मिल चुका है, तो वो बोलेगा मेरे भाई इस पर भी तो ब्याज दो हमें, तो बेटा इस पर कितना ब्याज दोगे, उसे इस पर भी ब्याज चाहिए, तो इस पर कितना ब्याज चाहिए उसे 20%, इस पर कितना चाहिए 20%, यानी कि ब्याज की दर वही रहेगी, इस बात को समझिएगा। तो 20% यानी कि 20 पर 20/100, यानी कि 0 से 0, 0 से 0, यानी कितना हो गया 2 दूनी 4। अब यहां पर ध्यान समझिए, ये टोटल 20, 20 और 4, अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो ये हमारा मिल जाता है क्या एसआई। देखिए सस्ते में हमें एक चीज और मिल गई, हम गए कुछ और निकालने के लिए, हमें मिल और कुछ भी गया। यहां पे लिखिए 4, ठीक है। अब अगर इन दोनों को जोड़ दें, 40 और 4 को अगर दोनों को जोड़ दें तो ये हमारा मिल जाता है सीआई, जो हो जाता है 44 रुपए, ठीक है। कितना हो जाएगा 44 रुपए। तो फिर ये 4 क्या बचा, ये 4 क्या हुआ, ये 4 हो गया हमारा सीआई माइनस एसआई। भाई 44 में से 40 घटाओगे तभी तो 4 आएगा, इसका मतलब 4 जो बचा वो सीआई माइनस एसआई हो गया, यानी कि 4 रुपए। मेरी बात समझ पाए, इस बात को समझिए। अगर कोई तुमसे ये पूछता कि दूसरे साल का, जैसे आपने बोला ना पहले साल का सीआई और एसआई बराबर है, तो यहां पर अगर मैं बोलूं क्या पहले साल का एसआई और सीआई बराबर है, तो आप बोलोगे सर ऐसा नहीं है। क्यों? पहले दूसरे साल का जो एसआई है वो तो 40 रुपए है, अगर दूसरे साल का सीआई देखेंगे तो 40 और प्लस कितने हो गए 44 रुपए। मजा आया ना? ठीक है, सॉरी यहाँ पे 40 नहीं, यहाँ पर हो गए 20 रुपए, क्योंकि हमने गलती ले ली, हमें ये 20 रुपए ये होंगे, और 20 और 4 24 रुपए, ठीक है। तो इसका मतलब 24 रुपए। इसका मतलब क्या है, दूसरे साल का एसआई भी आ गया और दूसरे साल का सीआई भी आ गया। अगर आपसे पूछ लेता तो बात ही क्या थी, है 1 साल 4 माह का पूछता, तो 1 साल का तो तुम्हारे पास सीआई है, बस 4 माह का सीआई निकालना होता तो मैंने साधारण ब्याज में भी ये चीज बताई थी, आपको दूसरे साल का निकालना था। तो दूसरे साल के लिए आपको क्या करना था भाई, 12 माह बराबर हो जाएंगे हमारे कितने 24, तो 1 माह बराबर हो जाएंगे 24/12। तो हमसे पूछा कितना है 4 माह का, तो 24/12 गुणा 4 काट लेंगे तो 2 चौक 8, यानी कि 8 रुपया, तो 24 रुपया, यानी कि 1 साल
1 साल 4 माह, तो 1 साल का सीआई कितना है 20 रुपए, 4 माह का कितना है 8 रुपए, तो टोटल कितना आ जाएगा 28 रुपए। कोई दिक्कत? अरे 1 दिन का पूछता तब भी, क्योंकि साधारण ब्याज में मैंने एक चीज बोला कि अगर 1 साल से 1 दिन भी ज्यादा हुआ तो वो दूसरे साल में कैलकुलेट होगा, इस बात को समझिएगा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से और इस पर और देखते हैं कि क्या क्या बनते हैं। ये तो हमने अभी शुरुआत करी है, टीजर आया है, अभी देखो धमाका। प्यारे बच्चों अब देखते हैं क्या, देखिए हमें पी की वैल्यू कुछ भी दे दे, 1000 रुपए दे दे, आर प्रतिशत, पहले ध्यान से साइकिल को धीरे धीरे सीखते हैं। क्या आर प्रतिशत आपको देता 10% बार से, कोई दिक्कत नहीं है। अब टी की वैल्यू आपको दे दे, ठीक है, टी की वैल्यू 2 साल दे दे। अब सर आपसे वो कुछ भी पूछे, सीआई पूछे, सीआई माइनस एसआई पूछे, या फिर अमाउंट पूछे, आप परेशान मत हो, आप बताएं। इवन दूसरे साल का पूछो, कुछ भी बताएं, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो एक तो इसी के साथ कर सकते हैं जो अभी हमने देखा, एक हम इसे देखते हैं भाई 10% को अगर देखना चाहें तो 10% क्या है 1/10, और ये 10 क्या है, यही तो मूल राशि है हमारी, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू। अब इस ओरिजिनल वैल्यू पर एक हमें क्या मिलेगा ब्याज, एक हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, इस बात को समझिए, एक हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। अब देखिए क्या भाई, हम बैंक में अपनी बैंक में ये 10 रुपए 10 इकाई, हम इसको यूनिट बोलेंगे, 10 इकाई हम डाल दिए, यानी कि मूलधन हो गया। अब 10 इकाई बेसिकली अब हमें किस पे चाहिए, ये 3 साल के लिए चाहिए भाई, 1 साल पहला साल, दूसरा साल और 2 साल है ना हमारे, तो हमने 2 साल के लिए, चलो 3 साल के भी निकालेंगे इसी तरीके से, तो हमने 2 साल के लिए देखा। लेकिन याद रखिएगा ब्याज की दर तो वही रहेगी, तो ब्याज की दर तो हमारी वार्षिक, तो यहां पर तो 10% होगी और यहां पर भी 10%। अब 10 पर जब निकालने जाएंगे तो यहां पर आपसे गलती हो जाएगी। द रीजन क्यों, क्योंकि सर उसने बोला है कि 2 साल पे, आपने खाली 10 मान लिया, लेकिन आपको 2 साल के लिए समायोजित करके रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, 10 की पावर 2 करनी पड़ेगी। मेरी बात समझिए, यहां पर ये है समय, ये 10 लेने के बाद उसके ऊपर समय लगाएंगे तो ये राशि हो जाएगी कितनी 100, तो यहां पर आपको कोई समस्या ना आए, ये गलती मत कर दीजिएगा 100, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जितना टाइम बोलेगा उतना उसकी पावर लगा दीजिएगा। सो 100, अब 100 पर आपने क्या करा 10%, यानी 1/10, 10 से 10 कैंसिल आउट होगा तो कितना आ जाएगा 10। सिंपल यहां पर अगर आप इसको करना चाहते हो तो ये भी 10 आ जाएगा, तो ये तो दोनों मिलाकर तो आपके क्या हो गए ऐसा ही, ये कितना हो गए 20। क्लियर? अब आप जब पहले साल के लिए, तो पहले साल का एसआई और सीआई हो गया, अब आपको दूसरे साल का चाहिए। जब दूसरे साल के लिए आगे बढ़ेंगे तो आप कहेंगे भैया जे रह जा रहा है यार, इस पे भी तो हमें ब्याज दे दो यार, ठीक है, इस पर भी 10% लोगे, तो 10 का 1/10, इसको काटोगे कितना रह जाएगा 1, तो ये 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये 1 बचा। अब इसका मतलब ये 1 क्या हो गया, अगर टोटल हम दोनों को जोड़ दें, टोटल जोड़ दें, तो सीआई हो गया हमारा 21 इकाई, कितना हो गया 21 इकाई, तो ये 1 अकेला क्या हो गया, ये हमारा सीआई माइनस एसआई हो गया 1 इकाई। और क्या चाहिए जिंदगी में आपको। अब अगर दोनों को जोड़ दें, अगर मूलधन और इन दोनों को जोड़ दें, तो ये हमारा ए हो गया, और एक कितना हो गया 121 इकाई। अब आपसे क्या क्या पूछेगा समझिए, उसने 1000 रुपए दिए थे, तो 100 बराबर 1000 रुपए, तो 1 बराबर कितने 10 रुपए, 1 बराबर 10 रुपए। ले भैया मल्टीप्लाई करो धड़ाधड़, 120 10 की गुणा करो 1210 रुपए, इसकी करो 2 10 से 210 रुपए, इसकी मल्टीप्लाई करो 10 रुपए। और किसकी चाहिए बताओ, मोहल्ले में और कौन है, 10 गुणा 10 100 रुपए, ठीक है, इन दोनों की चाहिए, ये लो इसको करो 11 गुणा 10 110 रुपए। और बताइए और क्या चाहिए, इतना इजीली आपको आया कहीं नहीं मिलेगा। हो सकता है फॉर्म अलग हो, लेकिन तरीका यही होता है, ठीक है, कि आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। इसी के बेस पे तो कंप्यूटर पे एल्गोरिथम बनेगी, इसी के बेस पर कोई एल्गोरिथम बनेगी जिससे आप 3 साल 4 साल 5 साल के आराम से निकाल लेंगे। अगर सोचिए ये 3 साल का दिया होता, अगर यहीं पर P बराबर रुपए 1000 होता और R प्रतिशत जो होता
वो 10% वार्षिक लिखकर यहाँ पर ये टाइम अगर हमको 3 साल दे देते, कोई समस्या नहीं थी, कोई भी लोचा नहीं था यहाँ पर। समझिए कैसे, बाकी कुछ भी निकल पाए। पहले तो हमने क्या करा, हमारा कर्म धर्म क्या बोलता है, इससे पहले 1/10 लेंगे। बैंक में पहले हम 10, लेकिन यहाँ पर क्या 3 साल, तो 10 लेंगे, लेकिन 10 की पावर 3 लेंगे, बिल्कुल परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर लाएंगे, यहाँ पर लाएंगे, यहाँ पर लाएंगे, ठीक है, ध्यान से। अब आपको पता है 1/10 करना है, तो आप पहले से 1/10 पे लिख लो, 1/10 और 1/10। तो जब 10 की पावर 3 को 1/10 करेंगे, तो यहाँ पे 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 ये बचेगा। अब जैसे ही आप दूसरे साल पर आएंगे, तो इस पर आना है आपको, तो इस पर आना है, तो यहाँ पर पहले ही 10 लिख लो, कोई बात नहीं। अब इस पर आना है, तो देखो ध्यान से, इससे पहले जब तीसरे साल पर आओगे, तो इस पर, इस पर और इस पर, सब पर ब्याज लेना है तुम्हें। तो जब 10 की पावर 2 पर फिर ब्याज लोगे तो कितना आएगा 10, फिर 10 की पावर 2 पर ब्याज लोगे तो भी कितना आएगा 10, फिर 10 पर ब्याज लोगे तो कितना आएगा 1, ठीक है। अब इन तीनों को आप जोड़ दें, तो ये ऐसा ही बन जाएगा कितना 300, भाई 100 100 और 100 300। अब इनको जोड़ दें आप, तो ये कितना हो जाए 10 20 30 और 31, ये कितना आ जाएगा 31। तो ये 31 जो हो गया, वो तो आपका क्या बन गया CI माइनस SI, और टोटल आप जोड़ दीजिए तो CI बन जाएगा 300 प्लस 31, तो कितना हो जाएगा 331 रुपए। और अगर कहीं ना कहीं खुदा ना खास्ते 1000 और इनको जोड़ दिए, 1000 प्लस 331, तो ये आ जाएंगे 1331, और ये बन जाएगा अमाउंट, ये बन जाएगा आपका अमाउंट। मजा आया ना, मजा आया। मैं चाहता तो इसे एक तरीके से और बता सकता था, कैसे भाई 1/10 था, भाई 10 पर 1 बढ़ाओ 11, 10 पर 1 बढ़ाओ 11, 10 पर 1 बढ़ाओ 11, तो ये इनकी गुणा कर लो 1000, इनकी गुणा कर लो 1331, ये लीजिए, ये P आ गया और ये A आ गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 331। लेकिन मैंने ना चाहते हुए भी नहीं बताया, उसके पीछे का रीजन आगे जाकर आप प्रश्नों में हिलक जाएंगे, क्योंकि ये मेथड हर जगह वैलिड नहीं होगा। ये खाली अगर यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछ लेता कि 2 साल 3 माह का बताएं, तब यहाँ पे आपको समस्या होने लगती। इस वाले में आपको कोई भी समस्या नहीं है, तो आप उसको सीखिए, उस पथ का अनुसरण करिए जिस पथ पर आपको कठिनाइयां तो पड़ रही हैं, लेकिन बाद में आगे जाकर सहूलियत महसूस हो। ये तो चूरन है, इस बात को समझिए, ये तो बहुत जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चन। कभी भी क्वेश्चन आए तो आप बस कुछ मत करना, 10 मूलधन मानना, ऊपर में 1 बढ़ा देना, सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1000 और 1331, ठीक है। कुछ और प्रश्न देखते हैं इस पर, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, अगर ये प्रश्न 2 तरीके से पूछ रहे हैं, अगर हमसे ऐसे बोल लेते हैं कि भाई P की वैल्यू चाहे वो दे या ना दे, मैं तो अपने आप से मान ले रहा हूं, ठीक है, कि आपको कोई भी समस्या ना हो, 100 रुपए मान लो। 8% अगर आपको ये बोल दें, ठीक है, कि भाई 20% वार्षिक है, इस बात को समझिएगा, गलत ना हो इस बात को। अब 8% 20% वार्षिक है, अब साथ में उसने ये बोला कि T बराबर उसने 2 साल दे दिए। अब वो CI जो है, वो CI जो पूछना चाह रहा है, वो अर्धवार्षिक संयोजित पूछना चाह रहा है आपसे, इस बात को समझिएगा। और यह हम साधारण ब्याज में दे चुके हैं, इसका मतलब उसे CI जो चाहिए वो अर्धवार्षिक चाहिए। तो सर यहाँ पर अर्धवार्षिक चाहिए, तो आपको उस लिहाज से चीजों को बताना है, इस बात को समझिए, क्योंकि आपको हाइपरली संयोजित करना है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, अब यहाँ पर थोड़ी सी समस्या नहीं आएगी। देखिए सर, यहाँ पर आपको कोई भी फॉर्मूला, इस तरीके का कोई भी फॉर्मूला रटने की कोई भी जरूरत नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप से नॉर्मल कैलकुलेशन होती नहीं है। आप यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे करोगे, इस बात को समझिए, कॉन्सेप्ट समझे, फिर उसके ऊपर हम वर्क करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, आप परेशान ना हो। अब यहाँ पर ये शब्द बोल दिया उसने अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब है कि हमारे पास जो ब्याज दर दी हुई है वो तो वार्षिक दी हुई है, और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लिखा होना चाहिए, याद रखिएगा। तो आप क्या करेंगे, इसे अर्धवार्षिक पर लाएंगे, तो 20% को आप 2 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगी 10%। अब यहां पर लिख देंगे अर्धवार्षिक CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले तो आपने दर पर हमला किया इस चीज को देखते हुए, ठीक है। अब ये 2 साल जो हैं, क्योंकि 1 साल में हमारी 2 छमाही बनेगी, 2 छमाही बनेंगी, तो इसका मतलब 2 साल में हमारी कितनी बनेंगी, 4 छमाही बनेंगे, यानी कि 4 हाइपरली बनेंगे। तो आपको बिल्कुल भी हताश होने की जरूरत नहीं है, आप इस 10% को सॉल्व करें, 1/10 लेके आए। आपने पता है बैंक में आपको कितना डालने हैं, 10 की पावर 4, 10 की पावर मैंने 4 को बोला क्योंकि 4 छमाही बनेंगी, ठीक है। अब 10 की पावर 4, तो आपका
ये 4 जगह पर रहेगी चीजें, इस बात को समझिएगा। तो इसका मतलब क्या है कि पहला आपको दर तो वही रहेगी 1/10, 1/10, यहां पर 1/10। अब यहां पर ध्यान से 10 की घात की 4 को 10 की घात 4 है और यहां पर 1/10 है, तो इसका मतलब 10 की घात 3 बनेगी। तो यहां पर भी 10 की घात 3, 10 की घात 3, 10 की घात 3 और 10 की घात 3, जैसा कि मैंने आपको साधारण ब्याज में बताया। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई सर कि यहां से लेके यहां तक का जो मामला है वो तो आपका बन गया SI, वो भी अर्धवार्षिक संयोजित, 1000, 1000, 1000 और 1000, तो टोटल हो जाते हैं 4000। ठीक है, 4000 इकाई हो जाती है। अब आपको क्या करना है, जैसे हम दूसरे साल पे आएंगे तो आपको ब्याज पर ब्याज चाहिए, तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यह जो राशि है वो ब्याज से लिप्त राशि है, तो आपको यहां पर चाहिए, तो ये 10 की घात 2 हो जाएगी। इस बात को समझिए, इसी लाइन में बहुत ध्यान से मेंटेन करिएगा, गलती ना हो। इससे बाद दूसरा साल हो गया। अब तीसरे साल पर जैसे जाएंगे तो तीसरे साल पर हमें इस पर इन दोनों पे, यानी इससे पहले जो भी निकाल रहे हैं उन सब पर ब्याज चाहिए, इस वाले पर नहीं चाहिए। तो देखिए 10 की घात 3 पर करेंगे तो 10 की घात 2 हो जाएगी, इस 10 की घात 3 पर करेंगे तो 10 की घात 2 हो जाएगी। अब इस 10 की घात 2 पर करेंगे तो हमारे पास खाली 10 रह जाएगा। इस बात को समझे। तो ये हमारी 3 साल की कंप्लीट होगी, मतलब तीन अर्ध छमाही हमारी कंप्लीट होगी। अब चौथी छमाही हम निकालने जा रहे हैं, तो चौथी छमाही निकालने जाएंगे तो हमें पहले इस पर चाहिए, फिर हमें इस पर चाहिए, फिर हमें इस पर चाहिए। ठीक है, अब हमें इस पर चाहिए, अब हमें इस पर चाहिए। आप गिन लीजिए, आपको दिक्कत ना हो, आप इस पर कर लीजिए 1। ठीक है, ये आपने क्या करा, इस तरीके से आपको कंप्लीट हो गई इस तरीके से। अब यहां पर देखिए 100, 200, 300, 400, 500 और 600, तो यहां से लेकर आपके कितने हो गए 600, ऐसे 10, 20, 30, 40 और 1 41, तो इसका मतलब 641। अब दोनों को अगर आप जोड़ दें तो इसका मतलब आपका CI बन जाता है 4641 रुपए, और ये आपका बन जाता है CI माइनस SI। ठीक है, ठीक है, CI माइनस SI 441 इकाई। इस बात को समझ गए, CI माइनस SI। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, 10 की घात 4 यानी कि 10,000 प्लस 4641, तो ये बन जाती है 14,641 इकाई, यानी कि ये आपका बन जाता है ए अमाउंट। अब आपसे जो जो पूछे वो आप आंसर लगा सकते हैं। आपको ये 100 रुपए दिए, तो ये P बराबर आपको 10 की घात 4 दिया है, तो 10 की घात 4 बराबर 100 रुपए। देखिए गलत ना हुआ, आपसे गलत ना होगा इसके पीछे का। जब आप कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सहूलियत से करेंगे तब आपकी दिक्कत नहीं। एक इकाई की वैल्यू 1/100 होगी, आप यहां पे लगा दीजिए 14, 6, 4, 1/100। ठीक है, तो इसका मतलब कितना होगा 41 रुपए। ही लीजिए, पॉइंटों में आ गए। जिसको डर लगता है पॉइंटों से तो याद रखना 100 है तो 1, 2 फिर पॉइंट लगा देना, तीन जीरो होते नीचे, 1, 2, 3 फिर जीरो लगा देते हैं हम यहाँ पे। अगर आपको इसका निकालना है तो 4000/100 यानी कि 40 रुपए आ जाता है SI। ठीक है, अगर आपको ये निकालना है CI तो 4, 6, 4, 1 रुपए। और क्या चाहिए आपको, सब कुछ तो मिल रहा है। ठीक है, सब कुछ तो मिल रहा है। अब एक कंडीशन ये है, आपने ये शब्द देखा होगा, ये शब्द देखा होगा EMI, देखा है ना, EMI देखा होगा। फिर आपने ये शब्द देखा होगा कि इतने सालों में अपना दुगना हो जाता है, तो कैसे निकालेंगे, दर निकालेगा आपको। तो ये शब्द अगर हम देखेंगे, ठीक है, कि क्या क्या कंडीशंस हैं, अभी और देखते हैं क्या है। अब इसी तरीके में अगर प्यारे बच्चों, मैंने बताया था हो सकता है आपको दिक्कत हो, अगर आपको P दे दिया हो, ठीक है, चाहे कितना भी दिया हो, 100 रुपए दिया हो, अब R% अगर आपको चेंज कर दे, देखिए कैसे। R% में अगर उन्होंने पहले साल के लिए आपको दे दिया 10% और दूसरे साल के लिए दे दिया आपको 20%, ये भी वार्षिक है और ये भी वार्षिक है, यानी कि 2 साल दिए हैं लेकिन दोनों सालों में दर अलग है, सही है। और जो आपके पूछा है T आपको 2 साल ही दिया हुआ है। अब आपसे वो CI पूछता है, लेकिन ये CI आपसे देख लेना ये किस में पूछा है, तो ये वार्षिक ही पूछा है @ तो 10% जब निकालेंगे तो बेटा कितना हो जाता है 1/10, 20% को निकालेंगे तो कितना हो जाता है 1/5, तो 10 और 5, तो 10 और 5 की यानी कि दो चीजों को गुणा करेंगे तो 10 × 5
भाई यहाँ पर 10 हो रहे थे तो तब भी तो हम 10 गुणा 10 कर रहे थे, तभी तो स्क्वायर कर रहे थे। 10 पंजे 50। इस 50 की राशि को आपने क्या करा, मूलधन के रूप में यूज करा। अब इसको आपने 2 साल में आपको कन्वर्ट करना है, पहला साल और दूसरा साल। तो पहले साल के लिए इस 50 पर जो ब्याज दर लगेगी बेटा वो लगेगी 1/10, और दूसरा साल जो है ये दूसरा साल, इस पर आपकी जो ब्याज दर लगेगी वो 1/5 लगेगी। तो जब पहले साल पर निकालने जाएंगे तो 50 पर आपको चाहिए 1/10, तो ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 5 रुपए। इस बात को समझिए। जब दूसरा साल जाएंगे ना, तो दूसरे साल पर जब आप जाएंगे तो इस 50 पर आपको चाहिए तो 1/5, तो ये हो जाएगा 10 रुपए। लेकिन जब दूसरे साल पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो ये पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और पहले साल का ही आपको साधारण ब्याज है। तो जब आप इस पर जाएंगे और इस पर आपको कितना ब्याज दर लेना है, जब दूसरे साल की, तो पहले साल की खत्म हो गई, तो इसका मतलब 5 पर 1/5 लेंगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपको ऐसा ही मिल जाएगा, 10 और 5 15 रुपए, ठीक है। और ये 1 मिल जाएगा आपको CI माइनस SI, 1 इकाई। रुपए माने या इकाई माने बात एक है, यूनिट मान लें, और यहां पर भी यूनिट मान लें। और अगर दोनों को जोड़ देते हैं आप, अगर आप टोटल जोड़ देते हैं तो आपको CI मिल जाता है 15 + 1, तो 16 यूनिट। कितना मिल जाता है? 16 यूनिट। बात समझ में आई? अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप बताएं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि यहां पर आपके 16 इकाई आ गई। अब यहां पर अगर एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया, क्या कि 100 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 121 हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताएं। ये शब्द लिखते हैं आपको कि दर बताएं। इसका मतलब क्या है कि 100 रुपए की जो धनराशि है वो 2 वर्षों में 121 साल की है। तो यहां पर जो दर होती है, जो मैंने आपको बताया चक्रवृद्धि ब्याज की दर, तो हमें निकालनी कितने पर है? हमें निकालनी 1 वर्ष पर ही है, क्योंकि जो दर निकलती है वो 1 वर्ष के आधार पर निकलती है। इस बात को याद रखिएगा। तो यहां पर ये बोल रहा है कि 100 रुपए की कोई भी धनराशि है वो 2 सालों में 121 हो जाती है। इस बात को समझिएगा, 2 सालों पर 121 हो जाती है। तो यहां पर ध्यान से समझिए कि यहां पर लिखा हुआ है 10 2, तो अगर 1 साल पर आपको चाहिए, अगर 1 साल पे चाहिए, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो वो तो CI हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर यहां पर जो भी दिया हो, आप एक काम करिए, अगर यहाँ 3 दिया होता तो 1/3 और 1/3 कर देते हैं, क्योंकि हमें निकालनी है 1 साल पर, तभी 1 साल पे आएगी। तो इसका मतलब अंदर वाला हो जाएगा 10 की पावर 2 1/2, 11 की पावर 2 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 10 और 11, यानी कि ये 1 वर्ष की वैल्यू है, यानी 1 वर्ष में 10 से 11 हो जाती है। ये तो हम कर रहे थे, 1 वर्ष में कोई वस्तु 10 से 11 हो जाती है, तो किस दर पर हो गई होगी? तो भाई एक ही तो बड़ी है, लेकिन किस पर? 1/10 पर। तो 100 पर कितना? तो इसका मतलब 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर पड़ी है। इसका मतलब कभी भी इस तरीके के प्रश्न हो सकता है यहाँ पर 3 हो, 3 वर्ष इस प्रकार का लिखा हो, इस तरीके से आपको लिख दे, ठीक है, कि 1000 रुपए 3 वर्षों में 1331 हो जाते हैं। तो 1000 रुपए 3 वर्षों में 1331 है, तो कितनी दर पर है? तो 1000 है, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे 3 है, तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पर 1/3 करेंगे, 1331 यहाँ पर भी 1/3 करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11, तो इसका मतलब 1 पर 10 पर, तो 100 पर कितना? तो इसका मतलब 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। हम इनको अप्लाई करेंगे, हम प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्न पढ़ के उनके कंटेंट निकालेंगे, कंटेंट निकालने के बाद हम इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर हमें लगता है कि उसमें कुछ और करना चाहिए तो ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि आपको 2 साल ऐसे दे दे कि भाई कोई वस्तु 3 साल में इतना हो जाता है और 4 साल में इतना हो जाता है, तो उसकी दर बताएं भाई कितनी दर होगी, कितनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो प्यारे बच्चों को देखिए यहाँ पे ध्यान से।
अगर कोई धनराशि, यहां पे लिख दे कोई धनराशि, कोई धनराशि एक वर्ष में 100 रुपए बा, ठीक है, 3 वर्षों में 121 हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। वह धनराशि ज्ञात करें, ये शब्द आपके सामने लिख दिया हो, ठीक है, कि कोई धनराशि एक वर्ष में 100 रुपए, यानी कि यहां पे शब्द और भी यूज कर लेगा, कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक वर्ष में 100 रुपए, यानी कि कोई भी धनराशि एक वर्ष में, यानी कि एक वर्ष में वो हो जाती कितनी, 100 रुपए, और 3 वर्ष में यही धनराशि 3 वर्ष में, इसका मतलब 2 वर्ष में यहां से, तो 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 121 हो जाती है। बात समझ पा रहे हैं? तो उसने ये धनराशि आपसे पूछी है कि ये धनराशि हमारी कितनी होगी, इस बात को समझिएगा। तो हमें करना क्या है, पहले ध्यान समझो, हमें इसे एक वर्ष पर हमें इनका अनुपात लेकर आना है, तो इनका एक वर्ष का अनुपात क्या होगा देखते हैं। भाई मैंने आपको बताया था रिसेंटली, अभी क्या करते हैं, 100 का 1/2 और 121 का 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11, यानी कि यह एक वर्ष के लिए इनका अनुपात आ गया 10 और 11। तो इसका मतलब क्या है कि इस धनराशि, अब ये तो क्लियर है ना कि ये धनराशि हमारी इसके अपेक्षा तो कम होगी, इस बात को, तो अब कम कैसे करेंगे, ध्यान से, अब आप करने क्या जाएंगे कि P निकालना है, तो यही धनराशि 10-11 यहां पर भी होगी, बहुत ध्यान समझिए, ये धनराशि हमारी यहां पर भी ये अनुपात मेंटेन रहेगा, क्योंकि उसने बोला है कि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर पहले इतनी होती है, फिर यहां से इतनी हो जाती है एक वर्ष के लिए, और आपने एक वर्ष के लिए कंडीशन आपने निकाल ली है 10 और 11, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, यहाँ पर 10 और 11 यहाँ पर ऑलरेडी पहले से कंप्लीट है। अब आपको करना क्या है कि भाई यहाँ पर 100 तो लिखेंगे, चलिए 100 लिखने के बाद अगर आपने यहाँ पर 11/10 लिखा दिया एक के लिए, तो 10 से 10 काटेंगे और 11 धाम हो जाएंगे 110, गलत हो गया। तो इसके लिए आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से, आपको यहाँ पर करना है 11, ठीक है। इस 100 की राशि पर आपने ये वैल्यू आपने एक साल के लिए लगा दिया, ठीक है, कि भाई एक साल के लिए हमारी जो वैल्यू है P की वैल्यू इतने से इतनी हो जाती है, तो हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर क्या है, जब ये हो जाएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1000/11, और ध्यान से, अब 11 का आप क्या करेंगे, इस करेंगे कंडीशन, भाई 11 नेम 99 होते हैं, तो यहाँ पे कितने बचेंगे 0। अगर मैं 11 नेम 99 कर दूं, या फिर मैं सीधे और भी करता, ठीक है, 9 का मल्टीप्लाई और कर लेता, या फिर मैं एक काम और करता, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पे 0 बचा है, तो अगर 99 की मैं 11 से मल्टीप्लाई कर लेता, 9 एकम 9, ठीक है, 9 और 9 18, 1 9 एकम 9 और 1 10, 10 9, ठीक है। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता, यहाँ पर 10 करता, तो 990 आ जाते, तो 0 यहाँ पर आता और ये 10 होता। अब यहाँ पे पॉइंट लगाता, फिर 11 0 90.9, ठीक है। इस बात को समझिएगा कि फाइनल इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आपकी आनी चाहिए, ठीक है भाई। इन दोनों की वैल्यू आपकी जब मल्टीप्लाई कर लें तो ये वैल्यू आपकी आनी चाहिए भाई। 11 की 90 से अगर मल्टीप्लाई करी है हमने, ठीक है, 90 से मल्टीप्लाई करी है, तो हमारी यही वैल्यू आनी चाहिए। तो 11 नेम 99 और 11 धाम 110, ये, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी प्रॉपर ये वैल्यू आनी चाहिए, गलती ना हो हमसे, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये वाली कंडीशन हमने करी और 11 नेम 99, फिर हमारी वही कंडीशन आई, तो इसका मतलब यहाँ पर वो वैल्यू कितनी हो रही है 90.9, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जब आप रेशियो लिखने जाएंगे तो इन रेशियो में एक ये रेशियो होगा, एक रेशियो ये होगा। अगर ऐसे ही 2 साल के लिए होता, हम मान लेते यहाँ पर 2 साल होते, यहाँ पर 2 वर्ष होते, तो हमें क्या करना पड़ता, पहले ये रेशियो 1 साल के लिए लिख लिया, फिर दूसरा रेशियो, फिर 10 का 11 ऐसे लिखेंगे, तब आपकी राशि निकल जाएगी। अगर यही क्वेश्चन अगर हम ऐसे बना लेते कि कोई धनराशि ठीक है,
कोई धनराशि 2 वर्षों में, ठीक है, 2 वर्षों में मान लेते हैं कितनी भी, कुछ भी कर लीजिए, 2 वर्षों में 1,000 रुपए तथा 5 वर्षों में 1331 रुपए हो जाती है। ठीक है, वही साधारण चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। तो भाई धनराशि बताइए कि धनराशि कितनी होगी। तो आपने क्या करा, वही धनराशि पहले 2 साल पर आपको निकालनी थी, तो 1,000 रुपए। अब आपको क्या करनी है, 3 वर्ष के लिए आपने देखी, तो 3 वर्ष के लिए 1331 रुपए होगी। तो आपको पहले तो इन दोनों का अनुपात लाना है 1 वर्ष के लिए, कि 1 वर्ष के लिए क्या होगा। तो आपने क्या कर दिया, 1,000 पर 1/3 कर लिया और 1331 पर भी 1/3 कर लिया, जिससे आपका 1 वर्ष का रेशियो आ जाएगा 10:11। 10:11 आ गया। अब आपको ये राशि निकालनी है पी, तो पी के लिए आपको 1,000 तो लिखा। अब आपको क्या करना है, 10/11, ये 1 साल के लिए हो गया, 10/11 ये दूसरे साल के लिए हो गया। और यहां से जब आप प्रॉपर निकालेंगे तब आपका आंसर इससे कम ही आएगा और आपका आंसर वो हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1,000 की मल्टीप्लाई इनसे कर लेनी है और 121 से भाग दे देना है इसको। ठीक है, 121 से इसे डिवाइड कर देना और फाइनल आपके पास एक आंसर आ जाएगा कि कितना आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी केस में क्या होता है कि एक ईएमआई का क्वेश्चन बनता है। ईएमआई का क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ पर ध्यान समझिए कि एक धनराशि, आपने कोई भी चीज खरीदी ईएमआई पे, आपने उसका डाउन पेमेंट भी कर दिया। डाउन पेमेंट करने के बाद आपकी किस्तें बन जाती हैं, जिसको आप ईएमआई का रूप दे देते हैं कि भाई इतनी किस्तें हैं। अब हर महीने आप 1,000 रुपए का जमा कर देते हैं, हर महीने आप 1,000 रुपए जमा कर देते हैं। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है। तो एक बार लगाने के बाद, मतलब 10% का उसने चक्रवृद्धि ब्याज दिया, तो 10% का मान लेते हैं कि पहले साल में अगर उसने 10% दिया, 1,000 पर 10% दिया, तो 10% देने के बाद 1,000 का 1/10 निकालेंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1,100 रुपए। अब नेक्स्ट ईयर में फिर 1,100 रुपए में फिर 10% जाएगा, तो अब उसने 1,000 रुपए दे दिए, हमने मान लिया उसने 1,000 रुपए का भुगतान कर दिया, तो इसका मतलब अब कितने बचे, 100 रुपए। अब 100 रुपए में फिर 10% लगेगा, तो 100 रुपए पे 10% लगेगा गुणा 1/10, तो इसका मतलब कितना, यानी कि 110। यानी कि 2 साल के अंत में उसने अभी भी 110 रुपए देने बाकी रह गए, 110 रुपए उसे देने बाकी रह गए। इस टाइप के ईएमआई के क्वेश्चन है। बेसिकली क्या है, ये तरीका थोड़ा सा सीजीएल का है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एसएससी जीडी में इस प्रकार के प्रश्न आए हैं तो पढ़ा जाए, अगर नहीं आए तो इसे यहाँ पर हम लीव करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि मैथ में ये जो चैप्टर है तो ये तो काफी विस्तृत चैप्टर है, ये कई जगह पे पूछा जाता है, लेकिन हमें अपनी तैयारी के हिसाब से पढ़ना है। यह नहीं हो, ठीक है, कि सर आप आए मेरे पास 1 रुपए के लिए, मैं आपको दे दूं 5 रुपए, जो 4 रुपए हैं वो 4 रुपए ज्यादा पाकर ना आप बौखला जाओ, बोले नहीं सर अब ना सीजीएल की तैयारी करेंगे, जीडी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। टारगेट पहला हमारा 1 रुपया है, तो पहले आप 1 रुपए पे अपनी कहानी चलेगी। ठीक है, हमसे एसएससी जीडी जो हमारा आगामी पेपर है उसमें, क्योंकि अब आने वाले में तो ऐसा नहीं है, इन कॉन्सेप्ट के बेस पे आप सीएचएसएल का पेपर डालिए, आपसे होंगे, तो उनकी तैयारी के लिए हमें और इसमें थोड़े से 4 चांद लगाने पड़ेंगे और क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज देखनी पड़ेगी। भाई हर क्वेश्चन ने कोई ना कोई लैंग्वेज के थ्रू एक पेपर दिया होगा। ये क्वेश्चन हो सकता है जो हमने करे हैं वो किसी भी माध्यम में पूछे हो, लेकिन लास्ट में बात यही है, इस बार 2023 में आप भर्ती में शामिल होंगे, थोड़ा दौड़ना चालू कर दें, फिटनेस मेंटेन रखें, पेपर तो निकल जाएगा, दौड़ भी निकल जानी चाहिए। और हाइट जिनकी थोड़ी कम है उनसे तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इनकी हाइट पूरी है तो सर मिठाई का डिब्बे के लिए बता दीजिए हलवाई को। ठीक है, क्योंकि वर्दी चढ़नी ही चढ़नी है। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि कैसा चल रहा है। धन्यवाद।